बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 उसका आज 6 लेक्चर है हमारा। तो इसके अंदर हमने 50 सेक्शन से लेके 58 तक देखना है। तो पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें, और ये वाले लेक्चर्स और इससे रेलिवेंट तमाम तर मटेरियल आपको और आपके इर्द गिर्द लोगों को फ़ायदा देगा। और यहाँ पे नीचे कमेंट भी किया करें अगर आपको ये तरीकाकार ठीक लगता है। अगर स्ट्रैटेजी चेंज करनी है तो ज़ाहिर है कम्युनिकेशन का तरीका तो यही है कि आप कमेंट कर सकते हैं। ओवरव्यू देखते हैं कि नंबर 50 में बात हुई है कि फॉरेस्ट वगैरह या क्वेरीज या वेस्टलैंड जो हैं ये एक पीरियड बताया गया है कि इस डेट से पहले गवर्नमेंट की होंगी और इस डेट के बाद जो है वो बाकी लोगों की होंगी। ठीक है, और इसमें अगर कोई बंदा गवर्नमेंट की लैंड को क्लेम करता है तो उसको क्या क्या ये करना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर 51 पे है कि कंपनसेशन देनी है गवर्नमेंट ने अगर कोई जो है वो जमीन किसी की एक्वायर करनी है और लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत करनी है 1894। और उसके बाद ये कि जितनी भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में एंट्रीज हो रही हैं इनको बहरहाल फाइनल माना जाएगा। 53 है कि अगर किसी बंदे को एतराज हो कि कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है उसके अंदर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो वो स्पेशल रिलीफ एक्ट 1877 के तहत अदालत में जाके जो है वो सिविल सूट दायर कर सकता है। अच्छा, उसके बाद है कि सप्लीमेंटल प्रोविजंस हैं कि अगर एक तो रिकॉर्ड जो होता है वो पर्सनली एक एक बंदे का दर्ज होता है, दूसरा है कि कुछ स्टेट्स जो होती हैं उनका ग्रुप बना लिया जाता है और तमाम ऑनर्स को एवरेज के लिहाज से उस जमीन का जो है वो ऑनर मानकर उनके लैंड रेवेन्यू को असेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो डॉक्यूमेंट्स लोगों से ले सकता है। जो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अगर कोई बंदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करवाएगा रिकॉर्ड के लिए और कोई खातिर खा वजह भी नहीं होगी तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। 55 है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल बनाएगा। ठीक है, और चैप्टर 6 स्टार्ट होता है असेसमेंट से रेलिवेंट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। यहाँ पे कुछ जमीनें दी गई हैं जो एग्जाम्प्टेड हैं जहां से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया जाता। ठीक है, और 56 में हम ए में देखेंगे कि जो एग्जाम्प्टेड लैंड है पंजाब के अंदर कितनी कितनी जमीन जो इरीगेटेड या अनइरीगेटेड ऐसी है जिसके ऊपर लैंड रेवेन्यू नहीं लगता। फिर बेसिस ऑफ असेसमेंट है और फिर लिमिट्स ऑफ असेसमेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिजम्पशन एज टू ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट क्वेरीज एंड वेस्टलैंड। तो देखें, फॉरेस्ट हो, कोई क्वेरीज हो, ये भी स्टोन वगैरह ही होते हैं, या वेस्टलैंड हो, इसके बारे में ये सेक्शन 50 है। क्या कहते हैं? फर्स्ट है इसका सबसेक्शन, व्हेन इन एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द 18th डे ऑफ नवंबर। 18 नवंबर 1871 से पहले, ये डेट याद रखिएगा। ये टेक्निकल चीज है, मुश्किल नहीं है, आसान है लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल है। ये डेट उसने दे दिया कि इस डेट से पहले या इस डेट पर जो अंदराज हुए हैं। ठीक है, ये एक्ट भी दे दिया ना। अच्छा, इन टेरिटरीज वेयर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये था पहले, ये अमेंडमेंट होने के बाद अब लगा है। अच्छा, पंजाब एक्ट ये वाज विद और विदाउट मॉडिफिकेशंस इन फोर्स, जहां पे ये वाला एक्ट जो है 1887 का इन फोर्स था, मॉडिफिकेशन के साथ या मॉडिफिकेशन के बगैर। ठीक है, इस डेट पे उन जमीनों पर इस डेट पर या इससे पहले, यानी 18 नवंबर 1971 से पहले उन तमाम जमीनों पर ये बात लागू होगी जिन पर ये वाला कानून लगा हुआ है कि it is not expressly provided that any forest or quarry or any unclaimed unoccupied deserted और wasteland, किसी भी किस्म की लावारिस जमीन डेजर्ट है, अनऑक्युपाइड है, वो
गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अदर नेसेसरी इंटरेस्ट इन लैंड बिलोंग्स टू द लैंड ओनर्स, ठीक है। कुछ भी हो, बेशक लगातार लोग वहां पे काश्तकारी कर रहे हों, ठीक है। एनी स्पॉन्टेनियस प्रोड्यूस और अदर एसेसरी इंटरेस्ट जो भी वहां से आ रहा है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बिलोंग टू गवर्नमेंट। यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है कि 18 नवंबर 1871, इससे पहले या इस डेट पर जो रिकॉर्ड हो चुका है, जो किसी की मलकियत बन चुकी है, ठीक है, और उन तमाम एरियाज में जहां पे ये कानून लग रहा है, वहां पर जो अनक्लेम्ड जमीन होगी, जो अनऑक्युपाइड होगी, जो डेजर्ट होगी, वेस्टलैंड होगी, क्वेरी होगी, फॉरेस्ट होंगे, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के होंगे। पहली बात तो यहां पे ये नोट कर लें। दूसरी बात इसका उलट है ऑलमोस्ट। उसने कहा, ये तो बता दिया ना 18 नवंबर 1971 से पहले, ये पहले बताया ना, अब वो बताएगा बाद में। अब वो कहता है when in any record of rights completed after the 18th day, इसके बाद जो होने वाला है टिल ये डेट, देखें, इस तारीख पर या इससे पहले जो इंतकालात हुए उन पर तो जो अनऑक्युपाइड अनक्लेम्ड होंगे वो गवर्नमेंट के, लेकिन इस डेट के बाद 17 जुलाई 1879 तक, इस पीरियड में, देखिए ना, ये पीरियड पहले आ गया सारा जो इसने कहा, बिफोर इसके जो पहले जो भी जब तक भी था, उसके बाद यहां तक ये जो पीरियड है, इससे लेके यहां तक जितने अंदराज हुए हैं, वहां पे जो मौजूदा मालिक होंगे, जिनको वो बिलोंग कर रही होगी, जिनकी मलकियत होगी, जिनकी पोजेशन में होगी, उनकी होगी, गवर्नमेंट की नहीं होगी। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के उलट हैं। पहले में बताया गया है कि 18 नवंबर 1971 से पहले या इस डेट तक जो जमीनें अलाट हो चुकी हैं, जो रिकॉर्ड बन चुके हैं, उनमें जो इस किस्म की जमीनें बची हैं ना, अनक्लेम्ड, अनऑक्युपाइड, डेजर्टेड, फलां फलां, ये गवर्नमेंट की है। और अगर बाद में कोई कहीं के कोई मलकियत में कोई जो है कमी बेशी मौजूद है, लेकिन वो इस कानून की कमेंसमेंट के बाद, ठीक है, अंदराज हुए हैं, तो वो जनाबे वाला उन लैंड ऑनर्स जिनके मुतलका वो अंदराज हुआ है, उनकी होगी, वो गवर्नमेंट की नहीं होगी। बेशक इस किस्म की हो, बैरन वगैरह वगैरह भी, फिर फॉरेस्ट भी अगर दर्ज हुए हैं तो वो उस बंदे के होंगे जो उस कानून के अंदर कमेंसमेंट के बाद दर्ज हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नंबर 3 पे है द प्रिजम्पशन क्रिएटेड बाय सबसेक्शन। अब देखें ना, कुछ लोग कहेंगे कि जो हमारे वो परदादा से पीछे जमीन चली आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने जो है ना वो इस कानून के तहत जो वो अपनी मलकियत में ले लिए। तो कानून कहता है कि आपके पास दो रास्ते हैं कि अगर पहली शिक के मुताबिक, इस सब सेक्शन के मुताबिक आपकी कोई जमीन गवर्नमेंट के कब्जे में चली गई है, तो आप जनाबे वाला कोई रिकॉर्ड और रिपोर्ट लेके आए उस वक्त के किसी रेवेन्यू अफसर की असेसमेंट की। भाई असेसमेंट, आप जमीन काश्त करते होंगे या आपकी मलकियत होगी तो असेसमेंट हुई होगी ना, पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर अगर वो नहीं है तो आप इर्द गिर्द के इलाका जात की के साथ कंपैरिजन रिपोर्ट लेके आए कि भाई इस किस्म की मेरे साथ वाले गांव में जमीन थी तो वो लोगों को मिली हुई है, तो मेरे वाली गवर्नमेंट ने अभी तक ली हुई है। तो फिर उस कंपैरिजन में उन बाकी असेसमेंट को देखकर वो जमीन आपको अलॉट हो सकती है। नंबर 4 सब सेक्शन है कि अनटिल द प्रिजम्पशन इज सो रिबर्टेड द फॉरेस्ट, क्वेरी, लैंड, प्रोड्यूस, हर किस्म की, जब तक इन दो चीजों के साथ क्लेम नहीं कर लेता कोई, तब तक हर चीज जो है वो गवर्नमेंट की रहेगी। नंबर 51 है कंपनसेशन फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज इन एक्सरसाइज ऑफ अ राइट ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, कहीं पे ऑयल, कोई गैस, कोई तांबा, पित्तल, लोहा कुछ भी निकल आया है, तो जाहिर है वहां पे अगर गंदम काश्त हो रही थी तो वो भी अब नहीं होगी, कोई और चीज काश्त हो रही थी तो वो नहीं होगी, क्योंकि वहां पे तो माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मशीनरी आएगी, मशीनरी जाएगी,
वहां पे फोर्सेस लगेंगी, सिक्योरिटी उसकी, यानी वहां पे फिर काश्तकारी तो नहीं हो सकती। अब काश्तकारी नहीं हो सकती तो वहां पे नुकसान हुआ, डिस्टरबेंस हुई, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है, या तो वो जमीन को जो है वो प्रॉपरली परचेज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, या उसका कोई हिस्सा जो है वो एक्वायर कर लेती है। तो उस सिलसिले में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसको जरा रीड करते हैं। Whenever in exercise of any right of government referred to in subsection in section 40 59 और 50, 59 में ये था कि वो मादनियात वगैरह, और 50 में फॉरेस्ट वगैरह, इन दोनों चीजों के साथ लिंक्ड अगर किसी की जमीन जो है ना, पर्सन राइट्स ऑफ एनी पर्सन आर इन्फ्रिंज्ड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ और डिस्टर्बेंस ऑफ द सरफेस ऑफ एनी लैंड, तो गवर्नमेंट शैल पे, गवर्नमेंट जरूर उसको पे करेगी, और कॉज टू बी पेड, या फिर अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो गवर्नमेंट उससे पे करवाएगी, ठीक है। टू दैट पर्सन कंपनसेशन फॉर द इंफ्रिंजमेंट, और उसकी जो कंपनसेशन है वो किस, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अकॉर्डिंग होगी। 52 है कि प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड, कहा जाता है कि एन एंट्री मेड इन अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स in accordance with the law for the time being in force or in a periodical period in accordance with the provisions of this chapter, इस चैप्टर के तहत कुछ वक्त के लिए या हमेशा के लिए जो रिकॉर्ड बनाया गया है, या फिर उसके जो रूल्स बनाए गए हैं, shall be presumed to be true until the contrary is proved और अ न्यू एंट्री इज लॉफुली, या फिर कोई नया कानून बन जाए, किसी और कानून के लिहाज से एंट्री जो है किसी और को रिलेट कर जाए तब तक, या फिर कुछ और जो है चीज प्रूव हो जाए कि ये किसी और की थी, अदरवाइज वो रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट जो बना लेगी इन चीजों के मामले में वो फाइनल होगा। 53 है सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिक्रीज by persons aggrieved by an entry in a record. If any person considers himself aggrieved by an entry in a record of rights or in a periodical record of rights as to any right of which he is in possession, वो जिसका मालिक एक कोई बंदा है, वो अगर उसको लगता है कि उसका कोई ऐसा राइट है जो किसी और को शो हो रहा है, किसी और के डिस्प्ले में चला गया है, किसी और की मलकियत में शो हो रहा है, तो अब चूंकि रिकॉर्ड तो हो गया फाइनल, और ऊपर बात हुई है कि ये न्यू एंट्री इज लॉफुली सब्स्टिट्यूटेड, कानूनी तौर पे कोई चीज जो है वो दर्ज होगी, ठीक है, या फिर प्रूव होगी। अब ये प्रूव कहां से होगी, वो बताया जा रहा है कि वो बंदा अदालत में जाएगा, स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत अपना केस दायर करेगा, उसके मुताबिक उसको रिलीफ मिल सकेगा अगर उसका हुआ तो। नेक्स्ट 54 में सप्लीमेंटल रिवीजन की बात हो रही है। एक तो रिवीजन हो गई, जिस तरह हमने गालबन दूसरे चैप्टर में बात स्टार्ट की थी रिवीजन्स की, रिकॉर्ड रिवाइज होता है ना पीरियोडिकली। और इसके अलावा अब ये बात है, एक तो एक एक बंदे की एक एक एंट्री, अब ग्रुप्स बनाए गए ना, जिस तरह असेसमेंट के लिए भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अब रिकॉर्ड के लिए भी ग्रुप, असेसमेंट के लिए ग्रुप्स तो चले, उसको आप असेसमेंट सर्कल खसरा वगैरह कहते हैं ना, यहाँ पे रिकॉर्ड के भी ग्रुप्स होंगे। जिस तरह गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि ये सारी चीजों के लिए ऊपर एक ही फार्मूला लग रहा है, एक ही नहर इनको जा रही है, एक ही किस्म का रेवेन्यू इनका है, फलां फलां एक जैसा ही है, और छोटी छोटी लैंड्स हैं, तो इनको हम ग्रुप बना देते हैं ताकि ये लोग गालबन जाहिर है वो रिलेटिव ही होते हैं जिनकी इकट्ठी जमीन होती है, तो उनमें से आसानी होगी इन लोगों को जो है वो डील करने में, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन, किसी नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट दैट अ रिकॉर्ड ऑफ राइट शैल बी मेड फॉर एनी ग्रुप ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, करीब करीब की जो स्टेट्स होती हैं, ऑफ अ सेपरेटली फॉर ईच ऑफ सच स्टेट्स and thereupon the provisions of this chapter with respect to a record of rights and a periodical record for an state shall। तो जिस तरह से भी होगा उस इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्ड उनका जो ग्रुप है वो बनेगा जो करीब करीब की होंगी, सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल, जिस तरह से ही वो मुनासिब होगा, apply to the record of rights and the periodical record of such for such group of states as if they group were an state।
बात वही है कि जी ग्रुप्स भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके बना सकता है जिस तरह मुनासिब तरीकाकार हो। 54 ए दर्ज की गई है बाद में, तो ये है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। जाहिर है कोई अगर अंदराज करना है तो बाद में भी देखें, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जारी करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसके लिए, रिक्वायर है लैंड ऑनर, किसी लैंड ऑनर को बुलाने के लिए, और क्लास ऑफ लैंड ऑनर्स, या जाहिर है अब जब ग्रुप आ गया स्टेट का तो उसमें ग्रुप में एक से ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं। to furnish such information as to the extent of his or their ownership। गवर्नमेंट बुला सकती है जी, बताएं इसके आप मालिक हैं, कोई कागज दिखाएं। ठीक है, जाहिर है पीछे गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट से रिलीफ या गवर्नमेंट के साथ कोई जमीन दर्ज हो गई है, तो इस किस्म के मामला इस चैप्टर में डील हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट किसी को भी बुला सकती है कि ये जो जमीन आपकी मलकियत में, इसके कागजात दिखाएं। वेदर सच लैंड इज सिचुएटेड, या मुकम्मल तौर पे या पार्टली वो सूबे के अंदर हो या बाहर हो, कोई ना कोई तो वहां पे जाहिर अथॉरिटी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग उसको बुलाया जाएगा। इन सच फॉर्म एंड मैनर विद इन सच टाइम टू सच पर्सन और अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जिसको कहा जाए कि ये अथॉरिटी और ये बंदा आए, वो आएगी। बाज़ कंपनियों के पास या गवर्नमेंट के किसी इदारे के पास भी तो जमीन हो सकती है ना, तो फिर उसकी जो अथॉरिटी होगी वो आएगी। नंबर 2 सब सेक्शन इसका है कि whoever फेल्स, अगर कोई बंदा विदाउट रीजनेबल काज ये डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन नहीं देता, या फिर फर्निश करता है जो भी रिकॉर्ड मांगा गया है अगर वो जानते हुए नहीं देता, या फिर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, या फिर बाद में साबित होता है कि उसने जो चीज दी है वो गलत है, जानबूझ के उसने किसी चीज को छुपाया है, ओमिट या निकाल ली कोई खास इंफॉर्मेशन, तो फिर क्या होगा, फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज रिक्वायर्ड, जो चाहिए था उसने नहीं दिया, तो फिर उसको जनाब वाला सजा होगी। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल, सादा कैद उसको होगी, कैद बामुशक्कत वगैरह नहीं। फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू, 2 साल तक उसको कैद हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या बोथ। फाइन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, किसी न किसी शक में जो फाइन होगा उसको इसके साथ जो है वो मुनासिब जो है वो फाइन कर दिया जाएगा, या दोनों हो सकते हैं, सजा भी और जुर्माना भी। नंबर 3 है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये सजा वगैरह हो गई, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के तहत 54 के तहत अगर किसी को सजा हो गई है तो कोई अदालत उसका नोटिस नहीं ले सकती, एक्सेप्ट, सिवाय इसके कि ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय रेवेन्यू ऑफिसर स्पेशली और जनरली एम्पावर्ड। सिर्फ उस तरीके से कोर्ट इसमें एंटर हो सकती है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर ने कहा हो कि अगर आप अदालत से ये प्रूव कर देंगे तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है। 55 powers to make rules respecting records and other matters connected therewith, कि इन तमाम मामलात के जो रेवेन्यू अफसरान के काम के मुतलका जो रूल मेकिंग है वो कौन करेगा, और किस किस किस्म की रूल मेकिंग की अथॉरिटी होगी। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा, प्रायर परमिशन जिसको कहते हैं। उसमें कौन कौन से रूल बना सकता है। पहली बात तो ये कि प्रेस्क्राइबिंग द लैंग्वेज इन विच रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स अंडर दिस चैप्टर आर टू बी मेड। जुबान कौन सी इस्तेमाल होगी जो रजिस्टर बनेंगे या रिकॉर्ड बनेगा। ज़रा पंजाब में है तो इसमें उर्दू इस्तेमाल हो रहा है, केपीके में उनकी इलाकाई जुबान हो सकती है, सिंध में उनकी इलाकाई जुबान हो सकती है। ठीक है। और अगली बात, प्रेस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ दोज रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स एंड द मैनर इन विच दे आर टू बी प्रिपेयर्ड, किस तरह से वो बनेंगे, किस तरह से साइन होंगे, किस तरह से उनको अटेस्ट किया जाएगा, किस किस की कॉपी किस किस तरह से प्रिपेयर होगी। ठीक है। उसके बाद है फॉर द सर्वे ऑफ लैंड, लैंड का जो सर्वे होगा उसके रूल भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाने हैं, एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन एंड करेक्शन ऑफ दोज रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। डी है इसका, फॉर द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज बाय रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस चैप्टर, कोई इंक्वायरीज करनी है तो उसके रूल भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाने हैं। तो ई क्लास है इसकी कि जनरली फॉर द गाइडेंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड विलेज, ये रेवेन्यू ऑफिसर को जनरली गाइडेंस जो होगी और विलेज ऑफिसर्स को
इनके तमाम मैटर्स को, इनके रिकॉर्ड, रजिस्टर, मेंशन जो भी इनके मुतलका होते हैं, उन तमाम के रूल जो हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाने हैं। आगे जी चैप्टर नंबर 7 असेसमेंट की बात अब स्टार्ट होनी। ये थोड़ा लंबा चलेगा, मजीद चैप्टर्स भी इसमें आएंगे। आज हमने सिर्फ असेसमेंट की बेसिक्स देखनी है। नेक्स्ट हम जनरल असेसमेंट और फिर स्पेशल असेसमेंट को भी देखेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर्स के अंदर। आज हमें देखना है असेसमेंट। असेसमेंट आपने पहले पढ़ी हुई है, पहले ही लेक्चर के अंदर मैंने बताई थी कि जमीनों से जो प्रोडक्शन आती है उससे एक परसेंटेज गवर्नमेंट ने लेनी है और उसका कैश फॉर्म के अंदर जो तखमीना लगाना है कि सालाना क्या लिया जाएगा, उसके लिए जो ये बनता है उसको हम कहते हैं असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑल लैंड टू वट एवर पर्पज अप्लाइड एंड वट एवर सिचुएट is liable to the payment of land revenue to the government except, तमाम जमीनें टैक्स देंगी एक्सेप्ट, सिवाय, किन किन जमीनों के सिवा। पहली बात, such land as has been wholly exempted from that liability by special contact with government or by the provisions of any law for the time being enforced। देखिए, हुकूमत ने कोई कानून बनाया है कि जी फलां फलां इलाकों में पैदावार कम होती है तो जी 5 साल के लिए इनके साथ हम कर लेते हैं। कोई कानून बना लिया कि 5 साल तक ये रेवेन्यू नहीं देंगे। देखिए ना, ये स्टार्ट में पहले चैप्टर के अंदर ही बात हुई थी कि किसी को एग्जेम्प्ट करना है तो गवर्नमेंट जो है वो उसको कर सकती है। या फिर कोई गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जी यहाँ पे ये जमीन हमने कुछ देर इस्तेमाल करनी है या गवर्नमेंट के किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो बाकी वाली जमीन हम आपको कंपनसेट इस तरह से करते हैं कि बाकी वाली जमीन पे जो है ना वो आप लैंड रेवेन्यू ना दें या कुछ भी और, ये वो बात हो रही। नंबर अगला बी इसका है कि सच लैंड एज इंक्लूडेड इन विलेज साइट्स, शामिलात दे जो होती हैं, देहातों के दरमियान कुछ जमीनें आ जाती हैं तो वहां पे काश्त वगैरह नहीं हो रही होती। सच लैंड नेक्स्ट है, सी है इसका, सच लैंड एज इज इंक्लूडेड इन कंटोनमेंट, कंटोनमेंट के अंदर जो जमीन चलेगी उसका भी पंजाब जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं इकट्ठा करेगा, पंजाब गवर्नमेंट नहीं इकट्ठा करेगी और वो फेडरल के मुतलका चले जाते हैं तो, या फिर उनके जो कंटोनमेंट्स होते हैं उनका उनका मालियाना उनका सिस्टम अपना होता है, वो पंजाब के डायरेक्ट अंडर नहीं आते। डी है लैंड ऑन विच प्रॉपर्टी टैक्स अंडर द पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स 1958। देखें, जो अर्बन इमूवेबल है ना, एक तो एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चर से तो आपने इकट्ठा करना है लैंड रेवेन्यू वालों ने, तो जो अर्बन में आ गई है, ठीक है, उससे इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स 58 के तहत लिया जाता है, उससे भी रेवेन्यू अफसरान नहीं लेंगे क्योंकि वो किसी और तरीके से टैक्स दे रहा है किसी और कानून के तहत। उसके बाद है जी वेस्ट एंड बैरन लैंड नॉट अंडर कल्टीवेशन फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 ईयर, 6 साल तक जो काश्त नहीं की गई उससे भी लैंड रेवेन्यू नहीं देना। ठीक है, और या फिर उसके जनरल असेसमेंट में जो डेट आई है कि जी यकम फलां फलां से हमने असेसमेंट करनी है, उससे तकरीबन 6 साल पहले 12 फसलें काश्त होने तक का जो टाइम है, हमारे इधर फसलें रबी और खरीफ ही है ना, 12 फसलें 6 साल बनते हैं, तो 6 साल तक उस डेट जो दी है असेसमेंट की उससे पहले काश्त नहीं हुई तो उसका लैंड रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट where any waste and barren land is brought under cultivation at any time after the date of such notification। अब बिलफर्स देखें ना, ये 57 67 के अंदर ये आया है एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो अच्छा, उस डेट के बाद जब भी ये बैरन लैंड या वेस्ट लैंड काबिल काश्त बनाई गई, काबिल काश्त बनाने के 6 साल बाद तक फिर भी उससे कुछ नहीं लेना, ये एक मोटिवेशन है नई जमीनें काश्त करने के लिए। देखिए जरा रीड करते हैं, सच लैंड शैल नॉट बी लायबल टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट इज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। एक तो यह कि जब से लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट स्टार्ट होगी, अगर 6 साल तक कुछ नहीं काश्त किया गया तो उससे कुछ नहीं लेना। अगर उस तारीख पर या उसके बाद उसने काबिल काश्त बना लिया है, किसी भी वक्त बना लिया है, तो जब बनाया है तब से 6 साल तक फिर भी उसने कुछ नहीं देना।
ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, इसका सबसेक्शन के लैंड रेवेन्यू शैल बी असेस्ड इन कैश। इस तरह से होगा कि एक एवरेज लगाई जाएगी कि इतनी क्रॉप्स होती हैं और इर्द गिर्द के जो इलाका जात हैं उन सब की एवरेज बना के, पैदावार की एवरेज बना के उसको इन कैश बनाया जाएगा कि ये वाले इतना जो सर्कल है ये इतना देंगे और दूसरे इतना देंगे। ठीक है। उसके बाद है एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज पेएबल इन लमसम, या तो लमसम में होगा या फिर इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, अगर ज्यादा जमीन है जी तो इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट बी क्लास है इसकी के नंबर 3 की, इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रेट्स पर एकड़, एकड़ के लिहाज से रेट लगेगा। ठीक है। या जो भी वहां पे यूनिट होगा, अब किसी इलाके में हो सकता है एकड़ की जगह पे कोई और यूनिट हो तो फिर उस हिसाब से लगाया जाएगा, जिस हिसाब से वहां की जो कास्ट है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। matured or cultivated during any harvest or during any year। सालाना या हार्वेस्ट जो पीरियड होता है वहां पे जिस भी यूनिट से उसको मापा जाता है उसी से उसका जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक प्रोविजन आ गई है कि प्रोवाइडेड दैट लैंड रेवेन्यू शैल नॉट बी असेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लाइडिंग स्केल्स वेरिंग। इस तरह से नहीं होगा कि आज गंदम महंगी हो गई तो ज्यादा है रेट और कल सस्ती हो गई तो कम है, रेट जो लग जाना है वही रहेगा, वेरी नहीं करेगा। ठीक है। जब तक रीअसेसमेंट नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग, देखें अप डाउन होती रहती हैं कीमतें लेकिन उससे वो वेरी नहीं करेगा। अब है जी एग्जेम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक तो ये था ना कि जो कल्टीवेशन अंडर कल्टीवेशन नहीं है, बैरन है, वेस्टलैंड है, उसको 6 साल तक जो है वो लैंड रेवेन्यू उसका नहीं लिया जाता जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, और अगर वो 6 साल तक काश्त नहीं हुई तो फिर भी उसका हम नहीं लेंगे। ठीक है। 56 ए कहता है कि एग्जेम्पशन है, कुछ पंजाब के अंदर ये ऐड हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट नो लैंड ऑनर फ्रॉम रबी। ये जो फसलें ना रबी अक्टूबर नवंबर में काश्त होती है, 1982-83 में अक्टूबर नवंबर से लेके जो फसलें काश्त होनी, जाहिर है जब से ये ऐड हुई है तब से ही बात होनी है ना, तो शेल बी लायबल टू पे लैंड रेवेन्यू। वहां से कुछ जमीनें एग्जेम्प्टेड हैं। इरिगेटेड लैंड जो नहरों से, चश्मे से, कुएं से, इस तरह ना इरिगेटेड, आप खुद जिसको आर्टिफिशियल जो है ना, मसनूई, नहरें भी मसनूई है ना, ज़ाहिर है नहरी निज़ाम हो गया, चश्मा हो गया, कुआं हो गया, कुछ भी इस तरह का ट्यूबवेल वगैरह, उनसे जो होते हैं उसको हम कहते हैं इरिगेटेड। वो 2.5 एकड़ तक, 2.5 एकड़ तक उससे कोई लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है। ये बात स्टार्ट होती है रबी की फसल 1982-83 से। ठीक है। ज़ाहिर है 82 में काश्त हुई है तो 83 में गंदम जो है वो गंदम रबी की फसल है ना, तो 83 में वो अप्रैल में वो काटी गई होगी, तो इसलिए रबी 1982-83 लिखा हुआ। अनइरिगेटेड ये बरानी है, बारिशों से होने वाली ना, नॉट एक्सीडिंग 5 एकड़, जो बरानी है वो 5 एकड़ तक जो है वो, उससे हमने कुछ नहीं लेना, यानी गवर्नमेंट कह रही है कि हमने कुछ नहीं लेना। और जो इरिगेटेड है, मसनूई तरीका काश्त से चल रही है, काश्त हो रही है, वो 2.5 एकड़ तक। और अगर दोनों ही किसी के पास है जी, वो कहते हैं 1 एकड़ मेरे पास ये है, 3 एकड़ ये है, दोनों को मिलाकर अगर 2.5 एकड़ बनते हैं तो उस पे भी 2.5 एकड़ तक कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके बारे में डिटर्मिनेशन जो है वो 70B, ये जब हम असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट करेंगे उसके अंदर ये आ जाएगा कि उससे हमने किस तरह से लेना है। ठीक है। बेसिस ऑफ असेसमेंट क्या है? The assessment of a land revenue shall be based on an estimate of the average money value of the gross produce of an estate। देखें जितना उसने जो है वो काश्त करके पैदावार जितनी बनाई है, जो पैदावार बनाई है उसके मुताबिक लगेगा। ग्रुप ऑफ स्टेट, यानी जो स्टेट का सर्कल होता है उस ग्रुप में किसी में 50 मन हो गई गंदम, किसी में 40 हो गई, 45 हो गई, 48 हो गई, उनका एक एवरेज बना लेंगे ना वो। ठीक है। तो इन विच लैंड कंसर्न इज सिचुएटेड, उसके मुताबिक फार्मूला तय होगा। नंबर 2 सबसेक्शन के सच
एस्टिमेट शेल बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, वो पहले बता दिया गया कि कैश फॉर्म में होगा और वो वेरी नहीं करेगा ना, प्रेस्क्राइब्ड मैनर बता दिया गया। और आगे जो स्पेशल असेसमेंट आएगी या जनरल असेसमेंट आएगी उसमें भी ये सारा कुछ बताया जाएगा। लिमिट ऑफ असेसमेंट्स है जी, लिमिट्स क्या है? इफ द लैंड रेवेन्यू इज असेस्ड एज अ फिक्स्ड एनुअल चार्ज, अगर सालाना आपने टैक्स उनसे लेना है, द अमाउंट देयर ऑफ, जो भी अमाउंट बनती है, और ये जिस भी रेट पर जो है वो ली जानी है, इतना ख्याल रखा जाएगा कि जो आप ले रहे हैं वो उसकी नेट प्रोड्यूस जो है ना, नेट प्रोड्यूस होती है आपका खर्चा माइनस करके, आपने जो पैदावार आई है, आपकी जो टोटल पैदावार है उससे आपने खर्चा माइनस करना है, तो बाकी वो जो होती है ना वो नेट प्रोड्यूस होती है। नेट प्रोड्यूस के 1/4 से ज्यादा टैक्स नहीं आप ले सकते, ये लिमिट है, ठीक है। अच्छा, एस्टिमेट एंड राइटिंग अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू as the case may be will be leviable annually shall not in case of an assessment circle, किसी भी assessment circle का गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस तरह से भी हो, लेकिन वो नहीं जा सकता ये 1/4 ऑफ द एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ द नेट assets ऑफ सच असेसमेंट सर्कल, ठीक है। shall not in the case of any assessment, किसी भी तरह से उसकी असेसमेंट की जाए, कोई भी फार्मूला लगाया जाए, जो मर्जी हो, लेकिन जो उसकी नेट प्रोड्यूस है ना, उसकी पैदावार से उसका खर्चा निकाल के जो बाकी बचता है उसके चौथे हिस्से से 1/4 से ज्यादा लैंड रेवेन्यू का टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो ये जी आज की हमने 9 सेक्शंस की हैं, बल्कि 10 हैं, इसके अंदर एक 54A भी आई थी, बल्कि एक और बन गई है, 56A भी है। तो ये 11 सेक्शंस आज हमने की हैं। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, और बाकी कल हम इंशाल्लाह देखेंगे जनरल असेसमेंट को। खुश रहिए।